हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू सीड्स ऑफ फिजिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपने मोमेंटम के साथ। लास्ट वीडियो में वी इंट्रोड्यूस्ड अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम। उसी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे हम। एंड अपार्ट फ्रॉम मोमेंटम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अभी तक हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ को डिस्कस किया केवल, अभी हम न्यूटन के सेकेंड लॉ को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, मोमेंटम जिसको कि फिजिक्स में हम एब्रीवेट करते हैं बाय द सिंबल p, स्मॉल p, दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला रहेगा p इज इक्वल टू m इंटू v, राइट? m इज फॉर मास एंड v इज फॉर वेलोसिटी। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है मोमेंटम, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और मोमेंटम जो क्वांटिटी रहेगी, इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? देखिए, इसका डायरेक्शन हमेशा वही रहेगा जो कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अब आप कहेंगे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन है? वेलोसिटी का वो डायरेक्शन है जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन है। तो इन तीनों चीजों का एक डायरेक्शन होता है। वट एवर इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट डायरेक्शन इज असाइंड एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. Whatever is the direction of velocity, that is also the direction of momentum. तो direction of motion, direction of velocity and direction of momentum are the same. इन तीनों चीजों की हमेशा एक ही डायरेक्शन रहेगी। देखिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन तो आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी एक डायरेक्शन ऑफ मोशन रहेगी। तो जो भी मोशन की डायरेक्शन है वही आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और जो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही आपकी मोमेंटम की डायरेक्शन है। ठीक है, तो मोमेंटम आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज अ डायरेक्शन एसोसिएटेड टू इट एंड इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकलता है, जो इसका मैग्नीट्यूड निकलता है, क्योंकि आपकी ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मतलब डायरेक्शन होगी, इसका एक मैग्नीट्यूड होगा। जो उसका मैग्नीट्यूड का इवैल्यूएशन होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ योर मास एंड वेलोसिटी। तो अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है विच इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो रेस्ट पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका मोमेंटम क्या रहेगा? जीरो, क्योंकि जो रेस्ट पे है उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो वेलोसिटी जीरो है जिसके वजह से पूरा प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा और इसी वजह से आपका मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा, राइट? सो दैट वाज अबाउट लीनियर मोमेंटम। अब बात करते हैं इसके यूनिट्स की। इसके यूनिट्स क्या होते हैं? हर फिजिकल क्वांटिटी का वो यूनिट होता है, तो इसका भी होगा। तो इसका यूनिट क्या होगा? वो बहुत आसानी से आप उन फिजिकल क्वांटिटीज से निकाल सकते हैं जिसके हेल्प से मोमेंटम बनाए। लाइक मोमेंटम इज कंपोज्ड ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सो यूजिंग द यूनिट्स ऑफ मास एंड वेलोसिटी यू कैन गेट द यूनिट ऑफ मोमेंटम। आई शो यू हाउ। देखिए, आपके पास मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट रहेगा दैट विल बी किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड। kilograms meter per second written together, this is forming the unit of your momentum, the CGS unit of the SI unit of your momentum. And likewise you can have your CGS unit also, that is grams centimeter per second. grams आपके मास का CGS यूनिट रहेगा और सेंटीमीटर पर सेकेंड आपके वेलोसिटी का CGS यूनिट रहेगा, राइट? सो कंबाइनिंग these two we are going to get the CGS unit for the momentum. ओके, अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास इफ इन केस यू हैव एनी ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, so a body at rest is going to have zero momentum. Why? Because its velocity is zero. मास तो ऑब्जेक्ट का मोर और लेस सेम ही रहेगा। अगर आपके पास एक यूनिक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मास नहीं चेंज होने वाला, बिकॉज मास जो है वो किस चीज से बनता है? व्हाट इज द थिंग विच कंपोजेस मास? मास इज कंप्राइज्ड ऑफ द मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन ऑफ एनी सब्सटेंस। उसमें कितना मॉलिक्यूल गया है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, उसमें कितना एटम का what is the amount of the atom present in that particular substance, तो वो तो आपके पास एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट ही रहेगा। सो दैट मीन्स मास इज मोर और लेस द सेम क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसके मोमेंटम में जो भी वेरिएशन दिखता है आपको, दैट वेरिएशन इज एंटायरली कमिंग बिकॉज ऑफ द वेरिएशन दैट माइट अकर इन द वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो आपके पास मोमेंटम जीरो है क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। वही ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, अगर वो मोशन में है और एक नॉन जीरो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एसोसिएटेड है उस ऑब्जेक्ट के साथ, तो आपके पास मोमेंटम भी नॉन जीरो हो जाएगा। और सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सो ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद हैव अ यूनिफॉर्म मोमेंटम इज वेल।
अगर वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म है तो उसका मोमेंटम भी यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोमेंटम नाम की भी एक चीज होती है, वो उस ऑब्जेक्ट की रहेगी जिसकी वेलोसिटी, प्राइमरीली वेलोसिटी जिसकी चेंज ना हो। तो ऑब्जेक्ट आपका अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम भी यूनिफॉर्म होगा, बिकॉज आपका जो मोमेंटम है वो बनता ही मास और वेलोसिटी से है। वेलोसिटी कांस्टेंट तो आपका मोमेंटम भी कांस्टेंट, राइट। चलिए, ये तो था हमारा मोमेंटम, ये हमारा मोमेंटम क्या होता है। अब हम बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम। क्या इस मोमेंटम में कभी चेंज लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। अगर आपकी जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो जाए तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। तो अगर आपके पास मोमेंटम चेंज होगा तो चेंज इन मोमेंटम विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, समवॉट लाइक दिस। ये जो स्मॉल ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड डेल्टा एंड दिस रिप्रेजेंट्स वेरी स्मॉल चेंजेस विच आर गोइंग टू अपीयर इन एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पर जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी अंडर कंसिडरेशन है दैट इज मोमेंटम। तो मोमेंटम में कुछ भी चेंज आएगा, उस चेंज इन मोमेंटम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा पी से। तो P इज रिप्रेजेंटिंग मोमेंटम एंड डेल्टा P इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन द मोमेंटम। डेल्टा P क्या है? चेंज इन मोमेंटम। सो दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज in this entire quantity, right? Change in momentum is nothing but change in the product of mass and velocity. अब मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कब चेंज कर सकता है, वो कैसे चेंज कर सकता है? देखिए, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट आपका चेंज हो सकता है किसी भी कारण से। अगर मास चेंज हो गया तो भी ये प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। अगर मास ना चेंज हुआ और केवल वेलोसिटी चेंज हुई तो भी ये प्रोडक्ट चेंज कर जाएगा। और अगर दोनों ही चेंज कर गए, सपोज मास भी चेंज हो गया, वेलोसिटी भी चेंज होगी, तो भी ये प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स दीज आर द वेरियस वेज इन विच यू कैन सी द चेंज विच इज अपियरिंग इन द मोमेंटम। तो आपका चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट द चेंज इन दिस प्रोडक्ट। अब ये देखा गया है कि इस प्रोडक्ट में मास के चेंज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो आपका मास होता है, योर मास इज मोर और लेस कांस्टेंट। मास आपका नहीं चेंज करता। ये बहुत फैक्चुअल सी बात है। आप नॉर्मल भी कोई देखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर किसी एक ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट का मास आपका नहीं चेंज होगा। देखिए, देयर आर सम कंडीशंस, जैसे आपका मास में कोई आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट अंडरगो सम काइंड ऑफ वेयर एंड टेयर, उसका जनरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका मॉलिक्यूलर मास कम हो रहा है बिकॉज इट इज लूजिंग इट्स वेट। वो थोड़ा हल्का हो रहा है बिकॉज उसका वेयर एंड टेयर की वजह से कुछ मतलब मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन में उसके चेंज आ रहा है, तो उसके मास में चेंज आ सकता है। नॉर्मली अगर आप कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं उसके मास में चेंज नहीं आता समय के साथ। जो उसका मास रहता है उसका मास इंटैक्ट रहता है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप उसे कहीं पर भी ले जाएं, किसी एक ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूं मैं, आप उस एक ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी ले जाएं, उसका मास कांस्टेंट ही रहता है। तो हमारे पास आइंस्टाइन ने, द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन, उन्होंने एक थ्योरी इंट्रोड्यूस करी थी जिसके तहत मास में चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन वो थ्योरी क्या कहती है कि आपके पास नॉर्मली तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास सेम रहता है, इट डजंट अंडरगोज एनी काइंड ऑफ चेंज। चेंज केवल एटॉमिक पार्टिकल्स के मास में आ सकता है। देखिए, हम जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट अपने आसपास देखते हैं दैट वी कैन वेरी इजीली सी फ्रॉम आवर आइज, दे आर नॉट एटॉमिक पार्टिकल्स। एटॉमिक पार्टिकल्स आर द वंस विच आर लाइक वेरी 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 स्मॉल इन साइज, ठीक है ना। तो एटॉमिक पार्टिकल्स के साइज में चेंज आ सकता है, वो भी तब अगर द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इज समवेयर क्लोज टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब लाइट की वेलोसिटी क्या होती है? लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपका कोई एटॉमिक पार्टिकल इस वैल्यू के आसपास की, नियर अराउंड इस वैल्यू के आसपास की वेलोसिटी पे ट्रैवल करता है कोई एटॉमिक पार्टिकल, देन अकॉर्डिंग टू द थ्योरी विच इज सजेस्टेड बाय आइंस्टाइन, उसके मास में भी फर्क आ सकता है। बट उसके लिए ये कंडीशंस आपकी वैलिडेट होनी चाहिए दैट इट शुड बी एन एटॉमिक पार्टिकल एंड इट शुड बी मूविंग विद द वेलोसिटी विच इज क्लोज टू द वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट विच इज वेरी हाई, विच इज वेरी 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 हाई। तो नॉर्मली जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं और हम उसका मोशन स्टडी करते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है, बहुत 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 कम होती है। सो दैट मीन्स वेरिएशन ऑफ मास विच इज अपियरिंग इन एन ऑब्जेक्ट एज पर द थ्योरी सजेस्टेड बाय आइंस्टाइन, वो वेरिएशन आ ही नहीं सकता उस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो नॉर्मली आपके पास जो ये मास होता है ये कांस्टेंट ही मान लिया जाता है। मास आपका कांस्टेंट ही मान लिया जाता है। किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर हम ये बोलते हैं कि मास में बदलाव आ रहा है, तो मास में बदलाव आने का मतलब है कि या तो कोई ऑब्जेक्ट है विच हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अनदर ऑब्जेक्ट,
एक ही एक्सपेरिमेंट में हम दो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, दिस इज M1, दिस इज M2, कि पहले हम किसी एक मास की बात कर रहे हैं, फिर हम किसी दूसरे मास की बात कर रहे हैं। नाउ दोज टू मासेस आर द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एक ही ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड एक ही मास होगा, और वो जो मास होगा वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो नहीं बदलने वाली। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन को कंसिडरेशन में लेते हुए आपके पास जो मास है, जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स का मास देते हैं, दैट मास इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी। और चूंकि वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो हम उसको इस चेंज वाले सिंबल से बाहर निकाल देते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, हम चेंज इन मोमेंटम को फिर ऐसे लिख देते हैं m इंटू डेल्टा वी। हम चेंज इन मोमेंटम को लिख देते हैं दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू डेल्टा वी। ऐसा लिखने का क्या कारण है? देखिए ऐसा लिखने का सिंपल सा कारण ये है कि अब मोमेंटम में जो भी चेंज आ रहा है दैट इज सोनली अकरिंग बिकॉज ऑफ द चेंज विच इज अपियरिंग इन द वेलोसिटी, बिकॉज मास इज कांस्टेंट। जो चीज वेरिएशन में आ ही नहीं रही है, जो वेरिएशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, आप उसको वेरिएशन से बाहर निकाल सकते हैं कि मास आपका कांस्टेंट है। अब आपके मोमेंटम में जो भी चेंज आएगा वो केवल वेलोसिटी चेंज की वजह से आएगा, कि वेलोसिटी आपकी पहले कुछ थी, क्योंकि वेलोसिटी में तो चेंज लाया जा सकता है, तो वेलोसिटी में जो भी चेंजेस आएंगे उसकी वजह से आपका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, मास का उसमें कोई योगदान नहीं रहेगा। अब आप कहेंगे कि वेलोसिटी में चेंजेस कब आते हैं? दिस इज समथिंग वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स, कि वेलोसिटी चेंज होने का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होना। और स्टेट अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट का चेंज करना है, इफ यू वांट एनी ऑब्जेक्ट टू अंडरगो अ स्टेट चेंज, व्हाट डू वी नीड इन द सिस्टम? As per Newton's first law of motion, we need force in the system. Force which is nothing but a physical cause which tends to change the existing state of an object. तो अगर आपके पास सिस्टम में फोर्स है, फोर्स आपके पास एक ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर देता है। और स्टेट चेंज में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे जो ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट में आ सकता है, कोई मोशन में है, मोशन से वो रेस्ट पे आ सकता है, कोई मोशन में है, वो मोशन में रहते हुए अपनी स्पीड बदल सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। दैट मीन्स सो मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस कैन बी ब्रॉट इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जस्ट बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो अगर हम फोर्स इंट्रोड्यूस कर दें हमारे सिस्टम में, तो फोर्स के वजह से, देखिए मास तो नहीं चेंज होने वाला, मैंने आपको बोला कि मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। फोर्स क्या कोई भी चीज मास को नहीं बदल पाएगी, except for the exception which is suggested by Einstein, which is going to validate just for atomic particles, and only in case the objects are moving at such high velocities which are comparable to the velocity of light. तो वो exceptional situations को अगर आप हटा दें, उसके अलावा आपके पास किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास नहीं चेंज होने वाला, चाहे आप उस पर कितना भी फोर्स अप्लाई करें। फोर्स के एप्लीकेशन से क्या चीज चेंज हो सकती है? अगर आप एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने से उसका मास में कोई चेंज नहीं आने वाला, केवल किस में चेंज आ सकते हैं? उसकी स्टेट पे, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट पे, स्टेट ऑफ मोशन पे, उस पे चेंज आ सकता है, विच इज नथिंग बट इन अ वे दैट द फोर्स दैट यू आर अप्लाइंग ऑन द ऑब्जेक्ट कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो केवल वेलोसिटी में वेरिएशन ला सकता है। सो दैट मीन्स वंस यू आर subjecting your object to a certain force, that force will change the velocity of the object, and due to change in the velocity of the object, you can see the change in the momentum of the object. तो आपके पास जब भी आपके मोमेंटम में चेंज आना है, वो मोमेंटम में चेंज किसकी वजह से आना है? वेलोसिटी की वजह से आना है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। सो whatever change you will see in the system's momentum, that change is appearing solely because of the change in the velocity, and changes in the velocity are brought by some kind of force that you are introducing into your system. That means some kind of force to which your object is subjected to, right? So this is how you can get change in momentum. अच्छा जी, अभी हमने बात करी है चेंज इन मोमेंटम की। चेंज इन मोमेंटम which is nothing but the change appearing in the product mv. Then knowing the fact that m is a constant quantity, the change contributing to the change in momentum is nothing but the change in velocity. So that means whatever change in the momentum is appearing, that is appearing solely because of change in velocity. अब हम बात करते हैं rate of change of momentum. Rate of change of momentum. What is rate of change of momentum?
देखिए वेलोसिटी का डेल्टा वी इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन द वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो चेंज आने में डेफिनेटली कुछ ना कुछ समय तो लगा है। तो आपके पास कुछ एक इनिशियल वेलोसिटी है, उस इनिशियल वेलोसिटी से हमने किसी फाइनल वेलोसिटी तक हम पहुंचे हैं। एग्जांपल ले रही हूं मैं, ये चेंज कुछ भी हो सकता है। तो मैंने माना कि आपके पास एक इनिशियल वेलोसिटी थी, फोर्स के एप्लीकेशन से पहले एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, मतलब आपके पास जस्ट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आपका वेलोसिटी अंडरवेंट अ चेंज। तो आपके पास जो नया वेलोसिटी आ गया वो v आ गया। अब u से v होने में जो समय लग रहा है, सपोज वो समय हमारे पास t है, सपोज वो समय हमारे पास t है, सो दैट मीन्स द चेंज इन द वेलोसिटी इज अपियरिंग इन टाइम t, दैट इज अपियरिंग इन टाइम t। नाउ व्हाट यू कैन डू, यहां से आप एक क्वांटिटी निकाल सकते हैं विच इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिए चेंज इन मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ योर मास एंड योर v माइनस u। जो आपका डेल्टा v है वो डेल्टा v क्या है, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज v माइनस u, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो योर चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ योर मास एंड चेंज इन वेलोसिटी। दिस इज योर चेंज इन मोमेंटम। अभी यहां से हम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या रहेगा, व्हाट चेंज इन द मोमेंटम इज अपियरिंग इन 1 सेकेंड। देखिए ये जो चेंज आया है आपका, जो आपका ये चेंज आया वेलोसिटी में u से v का चेंज, जो आपका ये चेंज आया u से v का चेंज, इस चेंज को आने में समय लगा है t सेकेंड्स। अब हम देख रहे हैं कि इसका मतलब हमारे मोमेंटम में जो वेरिएशन आई है, जो आपका डेल्टा p, जो चेंज इन मोमेंटम है, मोमेंटम में भी वो चेंज आने में कितना समय लगा है t। जितना समय वेलोसिटी को चेंज होने में लगा है ऑब्वियसली उतना ही समय आपका मोमेंटम को चेंज होने में भी लगेगा। ठीक है ना। आप यहां से अगर इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं तो आपके पास मॉडिफाई करके आप इसको कैसे लिख सकते हैं, mv माइनस mu को। आपके पास जो चेंज इन मोमेंटम है दैट इज mv माइनस mu। mv इज द फाइनल मोमेंटम एंड mu वाज द इनिशियल मोमेंटम एंड द डिफरेंस ऑफ द टू इज गिविंग यू द चेंज इन मोमेंटम। तो ये जो मोमेंटम में चेंज आया है ये कितने समय में आया है, t समय में। उतना ही समय जितना चेंज आपके वेलोसिटी को लाने में लगा है, वेलोसिटी में चेंज लाने में लगा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस हाउ मच चेंज इन द मोमेंटम इज अपियरिंग इन 1 सेकेंड। देखिए ये चेंज तो t सेकेंड्स में आया है, mv से mu से mv आना, ये जो चेंज आया ये t सेकेंड्स में आया। तो 1 सेकेंड में कितना चेंज आया है, 1 सेकेंड में कितना चेंज आएगा आपका, दैट विल बी mv माइनस mu डिवाइडेड बाई t। 1 सेकेंड का चेंज विल बी mv माइनस mu डिवाइडेड बाई t। तो दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट हाउ मच मोमेंटम इज चेंजिंग इन 1 सेकेंड, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहां से आप फिर से अगर m को बाहर निकाल लेते हैं, आपके पास बच जाता है v माइनस u बाई t। नाउ फ्रॉम योर प्रीवियस नॉलेज, अगर आपने मोशन इन 1 डायमेंशन ठीक से स्टडी कर लिया है, आप इस फॉर्मूला को देख के बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, दिस इज गिविंग यू एक्सेलरेशन। दिस इज नथिंग बट द चेंज इन वेलोसिटी अपियरिंग इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है ना। सो दिस चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल दैट हैज बीन कंज्यूम्ड इन ब्रिंगिंग दिस चेंज, दैट गिव्स यू एक्सेलरेशन। तो दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी m इंटू a, m इंटू a। तो यहां से हमें समझ में आया दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। और हम पहले ये देख चुके हैं दैट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, the product of mass and acceleration is nothing but force। तो ये इंफॉर्मेशन आपको न्यूटन सेकंड लॉ से मिलती है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नॉट द चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the force which is applied on the system, and the direction of change of momentum is same as the direction of applied force। ये इंफॉर्मेशन आपको न्यूटन सेकेंड लॉ से मिलती है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो था उसने केवल आपको ये बताया था दैट फोर्स के बारे में बताया था कि फोर्स होता क्या है, फिजिकली व्हाट इज फोर्स। फोर्स एक फिजिकल कॉज है जो ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज लेकर आता है। ठीक है।
अगर वो फिजिकल कॉज एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ऑब्जेक्ट का स्टेट इनडेफिनेटली कांस्टेंट रहने वाला है। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन से ही ट्रैवल करता रहेगा इनडेफिनेटली विदाउट स्टॉपिंग फॉर एवर। ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ से मिली थी। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से इसी फोर्स का क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमारे सामने आता है। मतलब इसी फोर्स के फॉर्मूला का फॉर्मुलेशन हमें समझ आता है कि जो फोर्स है दैट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ योर मास एंड एक्सेलरेशन। अच्छा, अब आपके पास ये जो फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला के एप्लीकेशन से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड टू कंडीशंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच नीड्स टू बी वैलिडेटेड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला। दो कंडीशंस होती हैं इसकी। देखिए, आपके पास दो कंडीशंस होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके वैलिडेशन के बिना हम न्यूटन्स लॉ के इस फॉर्मूला को नहीं सजेस्ट कर सकते। वो कंडीशंस मैंने यहां लिखती हैं। द फर्स्ट कंडीशन सेज दैट मास मस्ट रिमेन कांस्टेंट। देखिए, इस फॉर्मूला में अगर आपका मास कांस्टेंट ना होता, देखिए अगर आपका मास कांस्टेंट ना होता और मास भी इस वेरिएशन वाले सिंबल के अंदर ही होता, ठीक है ना, मास भी इस वेरिएशन वाले सिंबल के अंदर ही होता, तो हम ये जो ए पैरामीटर हमने इंट्रोड्यूस करा है, एक्सेलरेशन वाली जो टर्म हमने इंट्रोड्यूस करी है, वो हम कर ही ना पाते। क्यों? ये हम क्यों कर पाए? क्योंकि हमने ये मान लिया था कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस केवल वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से आ रही है। जो भी आपके मोमेंटम का चेंज है दैट इज एंटायरली अपियरिंग बिकॉज ऑफ द चेंज दैट इज अपियरिंग इन द वेलोसिटी। तो हमने यहाँ पर डेल्टा वी रखा, डेल्टा वी को हमने v माइनस यू किया, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी आपका a बना, एक्सेलरेशन बना। आप ये मानो कि अगर आपके पास इस चेंज वाले सिंबल के अंदर m भी होता, अगर आपका m कांस्टेंट ना होता, जबकि ऐसा होता नहीं है कि m कांस्टेंट ना हो, m हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन मान लो अगर आपका m कांस्टेंट ना हो, एक चेंजिंग पैरामीटर हो, एक वेरिएबल पैरामीटर हो, तो आपके पास चेंज के सिंबल के अंदर, मतलब ऐसा सिचुएशन होती है आपकी कि चेंज आपका मास, वेलोसिटी किसी भी कारण से आ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास जब चेंज आएगा इसमें आप m कांस्टेंट नहीं ले सकते हो। आप इस चीज को आप ऐसे नहीं लिख सकते m इज इक्वल टू v माइनस यू। v माइनस यू इज जस्ट द चेंज विच इज अपेयरिंग इन द वेलोसिटी, बट हियर यू हैव टेकन m एज कांस्टेंट। व्हाट इफ m वुड आल्सो बी चेंजिंग? अगर m भी एक वेरिएबल फैक्टर होता, उसका भी कोई m1 होता, उसका भी कोई m2 होता, तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी ना बन पाता। आई मीन सिस्टम में आप एक्सेलरेशन वाला टर्म इंट्रोड्यूस ही ना कर पाते। तो अगर आपका ये जो अजम्पशन है ये वैलिडेट नहीं हो पाता दैट मास इज रिमेनिंग कांस्टेंट, तो आपके पास ये फॉर्मुलेशन आएगा ही नहीं। जो हम ये कह रहे हैं ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस फॉर्मूला होल्ड्स ट्रू प्रोवाइडेड योर मास इज रिमेनिंग कांस्टेंट। क्योंकि इस फॉर्मूला की डेरिवेशन का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन था, वो यही था कि मास आपका कांस्टेंट है, जिसको कि आपने वेरिएशन वाले सिंबल से बाहर ही निकाल लिया था, एंड देन रेस्ट वाज वेरी इजी। ठीक है, तो पहली कंडीशन जो आपकी हमेशा वैलिडेट होनी ही चाहिए वो ये है दैट योर मास should remain constant, it should not undergo any kind of change. And second thing, velocities in the system में जो भी आप ये v1 vu जो भी आपकी velocities है सिस्टम की, वो velocities speed of light से बहुत 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 कम होनी चाहिए। They should not be lying in the vicinity of speed of light. स्पीड ऑफ लाइट के आसपास की अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाएगी, देन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन उसका मास चेंज हो जाएगा, तो भी आपका ये फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आपने बेसिकली इस फॉर्मूला में मास, ये फॉर्मूला तक आने के लिए एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है कि मास आपका किसी भी कारण से चेंज नहीं होना चाहिए। तो मास आपका चेंज नहीं होना चाहिए और उसकी वेलोसिटीज आपकी बहुत कम रहनी चाहिए ताकि मास ना चेंज हो पाए, ताकि मास वेलोसिटीज के साथ चेंज ना हो पाए। So keeping these two conditions into consideration, we arrive to this conclusion that the force which is going to appear on the system, which is going to be exerted on any object, that force is directly proportional to the rate of change of momentum, and that comes out to be the product of mass into acceleration. ठीक है, तो अभी ये जो आपका न्यूटन सेकेंड लॉ का मैंने आपको फॉर्मुलेशन बताया है, ये फॉर्मुलेशन आपका रेट ऑफ चेंज कि जो आपकी चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन भी बताता है। चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन हमेशा वो रहेगा जो कि फोर्स का डायरेक्शन है। देखिए, चेंज इन मोमेंटम, अगर आप ये क्वांटिटी देखें,
फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव चेंज इन मोमेंटम, वी हैव रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, दैट इज चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टाइम। तो इसमें आपके पास वेक्टर क्वांटिटी क्या है, केवल चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम क्या है, कोई एक फाइनल मोमेंटम माइनस द इनिशियल मोमेंटम, इट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मोमेंटम्स ओनली। तो इसका मतलब न्यूमरेटर पार्ट एक मोमेंटम है विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टाइम आपकी स्केलर क्वांटिटी है और लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी कोई क्वांटिटी है फोर्स विच इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का डायरेक्शन सेम होगा। Whatever is the direction of force, same is going to be the direction of change in momentum. और आप ये देखेंगे कि change in momentum की जो direction है, that is not always the same as the direction of momentum. Sometimes they can be same, but they can be different also. I'll show you how. अच्छा चलिए, आपके पास assume करिए एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ये एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद अ सर्टेन स्पीड। इसका मतलब इसका एक अपना यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहा है और एक यूनिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट मीन्स इट हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसका एक मास भी है, कोई ऑब्जेक्ट है तो मासलेस तो होगा नहीं, तो उसका एक मास भी है, एंड लेट द मास बी m। अब इस सिचुएशन में सपोज आई वॉन्ट टू मेक यूज ऑफ सम फोर्स and I want that force to be exerted on this object in such a way that the object deaccelerates and comes to rest. मेरे को इसके मोशन को रिटार्ड करना है, इसकी स्टेट को चेंज करना है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फोर्सेस क्या होते हैं, कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमने जिस तरह का भी चेंज लाना है उसके लिए मुझे किस टाइप का फोर्स चाहिए। जैसे अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट जा रहा है एक सर्टन यूनिफॉर्म स्पीड से एंड आई वॉन्ट टू ब्रिंग दैट ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, तो मुझे कैसा फोर्स चाहिए, आई हैव टू मेक यूज ऑफ अ रिटार्डिंग फोर्स। आपके पास कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ तरह के फोर्सेस होते हैं, आई टेल यू अबाउट देम। देखिए, एक आपका होता है रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स मैंने जैसे आपको बताया कि एक ऑब्जेक्ट है, हमने उस ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करना है, तो स्लो डाउन करने के लिए द काइंड ऑफ फोर्स विच विल बी ब्रॉट टू यूज विल बी अ रिटार्डिंग फोर्स विच इज डेफिनेटली गोइंग टू एक्ट इन द डायरेक्शन विच इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपका मोशन इस दिशा में हो रहा है तो आपका जो रिटार्डिंग फोर्स है वो एक ऐसा फोर्स होगा जो ऑपोजिट साइड से आएगा, बिकॉज इट मेक्स सेंस कि ऑपोजिट साइड से कोई आकर इसको रोक सकता है। ठीक है, एक्सेलरेटिंग फोर्स बिल्कुल उल्टा होता है। वो क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स विच इज गोइंग टू एक्ट अलोंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये एक्सेलरेट करने वाला फोर्स है, माने ये ऑब्जेक्ट को स्पीड अप कर देगा, ये ऑब्जेक्ट को स्पीड अप कर देगा, तो ये एक्सेलरेटिंग फोर्स हुआ। आई मीन आपको जब आप इसकी पिक्चर बनाएंगे अपने दिमाग में, कोई भी प्रैक्टिकल सिचुएशन को इमेजिन करेंगे, उसको आपने विजुअलाइज करना कैसे है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ विल यू विजुअलाइज द सिचुएशन। आपके दिमाग में कैसे आएगा कि यहां से ये जा रहा है, वहां से फोर्स आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रिटार्डिंग फोर्स, एक्सेलरेटिंग फोर्स, ये कैसे फोर्सेस होते हैं, ये कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। आई मीन अगर कोई रिटार्डिंग फोर्स यहां ड्रॉ कर देगा तो दैट्स रॉन्ग। यहाँ पे अगर ऑलरेडी आपका ऑब्जेक्ट इस मोशन, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसी डायरेक्शन में आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट को कभी रोक नहीं पाएगा, वो ऑब्जेक्ट को कभी स्लो डाउन नहीं कर पाएगा। सो दैट फोर्स कैन नॉट एक्ट एज अ रिटार्डिंग फोर्स। A retarding force necessarily has to act in the opposite direction to the direction of motion. Only then it can be a retarding force. तीसरा आता है आपका force which is going to cause change just in the direction. Force causing change just in the direction of motion. माने आपके पास कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा फोर्स आए जो इसकी स्पीड को बदल ना पाए, लेकिन वो सिर्फ इसकी डायरेक्शन में चेंज ले आए। तो आपको डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर रखनी पड़ेगी। The direction of application of force should be at 90 degrees to the direction of motion. इससे क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन बदल देगा, आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्शन बदल देगा बिना अपनी स्पीड बदले, क्योंकि स्पीड में चेंज केवल एक कौन सा फोर्स ला सकता है। स्पीड में चेंज लाने के लिए हमेशा आपको एक लीनियर फोर्स चाहिए, दैट मीन्स समथिंग विच इज गोइंग टू एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। स्पीड में बदलाव केवल वही फोर्स ला सकता है। जो फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करेगा वो डायरेक्शन को बदल सकता है, लेकिन वो स्पीड को नहीं बदल सकता, राइट। तो ये आपको कुछ बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए कि मुझे फोर्स का वेक्टर डायग्राम में ड्रॉ कहाँ करना है। अगर मुझे कोई सिचुएशन समझनी है तो फोर्स के वेक्टर को ड्रॉ करने का क्या लोकेशन होना चाहिए। तो आई वाज जस्ट टेलिंग यू अबाउट दिस बेसिक आइडिया कि ये कुछ फोर्सेज हैं जो हम यूज करते हैं। इन फोर्सेज का काफी यूज होता है प्रैक्टिकल सिचुएशंस को समझने में, ठीक है।
चलिए अब हम अपनी सिचुएशन पे वापस से आ जाते हैं। हमने क्या अज्यूम करा था, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है विच वॉज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ v एंड इट इज हैविंग अ मास m, और हमने इसको रोकना है। वी वांट टू ब्रिंग दिस ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, ये हमारा टारगेट है। तो हमने एक रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई करा, दैट मीन्स दिस वे वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इनफ विच इज विच कैन स्टॉप दिस ऑब्जेक्ट। आई मीन ऑपोजिट डायरेक्शन से आप एक बहुत वीक फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी दैट फोर्स इज सो वीक कि वो आपके ऑब्जेक्ट को उसका स्टेट नहीं चेंज कर पा रहा। सो ऑब्जेक्ट में जो फोर्स हमें यूज करना है, दैट शुड बी द मिनिमम नीडेड फोर्स विच इज नीडेड टू चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब उसमें हमें अगर कुछ बदलाव लाना है तो वो बदलाव ला सके, कम से कम इतनी स्ट्रेंथ का फोर्स आपका होना चाहिए। तो अब आपका जो ये फोर्स है विच इज एक्टिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, लेट्स सी व्हाट विल दिस फोर्स डू। तो हमने क्या लिया है, जब फोर्स का एप्लीकेशन होगा, देखिए फोर्स का एप्लीकेशन होने का मतलब ये है कि अब आपका जो सिस्टम है वो एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट कुछ ना कुछ करेगा। एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन इज अ फेज विच इज टर्म्ड एज चेंज ऑफ स्टेट। पहले ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था जब कोई फोर्स नहीं था, अभी फोर्स आ गया है तो मतलब वो एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट कुछ ना कुछ तो करेगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग। जैसे ये एक रिटार्डिंग फोर्स है, तो इसका मतलब अभी जो आपका ऑब्जेक्ट है इट विल सीज टू मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बट नाउ इट विल स्विच टू द रिटार्डेशन फेज। मतलब अभी इसका स्पीड धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जो रहेगी वो क्या रहेगी, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो आपका वही रहेगा जो आपने अज्यूम किया था, जिस वेलोसिटी से पहले ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा था, दैट इज v। सो दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी, एंड बिकॉज दिस फोर्स इंटेंड्स टू ब्रिंग दिस ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, दैट मीन्स द फाइनल वेलोसिटी वुड बी 0। जब वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। मतलब तो आपके पास वेलोसिटी में चेंज क्या आ गया, व्हाट इज द चेंज इन द वेलोसिटी, दैट इज 0 minus v, so minus 0. So this is the change in the velocity that is appearing. अब आपके पास, आपने मुझे सबसे पहले ये बताना है that what is the direction of momentum, क्योंकि यहाँ इस एनालिसिस से, इस इलस्ट्रेशन से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं that what is the direction of momentum and what is the direction of change in momentum, and is it possible that the two directions ever differ from each other. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मोमेंटम की बात करते हैं which is p, और इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। देखिए when the object was not subjected to any retarding force, उस वक्त उसका एक यूनिफॉर्म मोमेंटम था, उस वक्त उसकी वेलोसिटी थी v और उसका यूनिफॉर्म मोमेंटम था m इंटू v। ठीक है, m इंटू v जो ये प्रोडक्ट था, दिस वॉज द यूनिफॉर्म मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच वॉज एग्जिस्टिंग बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, राइट। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स द वेलोसिटी अंडरवेंट अ सर्टेन चेंज बिकॉज इट इज अ रिटार्डिंग फोर्स, तो वेलोसिटी में चेंज आ गया। चूंकि वेलोसिटी में चेंज आ गया, आपके मोमेंटम में भी चेंज आ गया, तो आपके पास एक चेंज इन मोमेंटम नाम की चीज आ गई। एक तो आपके पास मोमेंटम है, एक आपका है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब मोमेंटम की डायरेक्शन क्या रही जब हमने फोर्स को अप्लाई किया। देखिए जब फोर्स अप्लाइड नहीं था तब मोमेंटम की क्या डायरेक्शन थी, जब फोर्स हमने नहीं अप्लाई करा उस वक्त भी मोमेंटम, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, चेंज इन मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, वॉट एवर इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमने क्योंकि ऐसे माना हुआ था, तो आपके पास मोमेंटम का डायरेक्शन भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, मोमेंटम का डायरेक्शन ये है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबकी डायरेक्शंस, और हम डायरेक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए उनको साइंस भी असाइन कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स अज्यूम दैट इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज हैविंग अ डायरेक्शन दिस वे, लेट्स अज्यूम दैट दिस डायरेक्शन इज अलॉटेड अ पॉजिटिव साइन। तो आपके पास जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, जो आपके पास मोमेंटम है वो भी पॉजिटिव है। ये आपकी क्वांटिटीज हैं और ये उनके साइंस हैं। ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, मोमेंटम पॉजिटिव है। उसके बाद जब फोर्स अप्लाई हो रहा है तो मोमेंटम को क्या हो रहा है, मोमेंटम भी आपका चेंज होता जा रहा है वेलोसिटी के साथ साथ। तो वेलोसिटी आपकी कैसी होती जा रही है, v है, v से कम होते 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 0 तक आ जाती है। दिस इज हाउ द वेलोसिटी इज ड्रॉपिंग, वेलोसिटी ड्रॉप हो रही है यहाँ पे। तो वेलोसिटी की वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा,
अगर आपका सामने से एक रिटार्डिंग फोर्स आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ, अभी भी डायरेक्शन उसका वही है, डायरेक्शन इज स्टिल द सेम, लेकिन वो उसी डायरेक्शन में स्लो होते हुए मूव कर रहा है। पहले वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, फोर्स के एप्लीकेशन के बाद भी वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट नाउ विद वेलोसिटीज विच आर लेसर देन v से कम होती हुई वेलोसिटी से। पहले तेज मूव कर रहा था, अब धीरे मूव कर रहा है, पहले तेज था अब धीरे था, बस सिर्फ ये फर्क है। दैट मीन्स वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ इवन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन फेज। उस पूरे रिटार्डेशन फेज में वेलोसिटीज विल बी कैरिंग पॉजिटिव साइन, तो वेलोसिटीज का साइन पॉजिटिव है। जो मोमेंटम है वो भी क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होता है तो उसका साइन भी पॉजिटिव है। इसका मतलब जो आपके पास नया नया मोमेंटम आ रहा है, न्यू ड्रॉपिंग मोमेंटम, पहले mv द इनिशियल वैल्यू ऑफ मोमेंटम वाज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोमेंटम, जैसे जैसे वेलोसिटी कम हो रही है मोमेंटम भी कम हो रहा है, तो वो जो कम होते हुए मोमेंटम की डायरेक्शन है वो भी पुरानी डायरेक्शन ही है, विच इज पॉजिटिव डायरेक्शन। सो दैट मीन्स मोमेंटम इज ऑलवेज पॉजिटिव ड्यूरिंग दिस एंटायर एक्सपेरिमेंट। अब उसके बाद देखते हैं चेंज इन मोमेंटम की क्या डायरेक्शन रही। चेंज इन मोमेंटम, उससे पहले हम समझते हैं कि फोर्स की क्या डायरेक्शन है। क्योंकि आपके पास एक रिटार्डिंग फोर्स है, इसका डायरेक्शन मोशन के बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है, तो हम फोर्स को एक नेगेटिव साइन असाइन कर देते हैं कि भाई रिटार्डिंग फोर्स है तो इसका मतलब है लेट्स असाइन अ नेगेटिव साइन विद द फोर्स, बिकॉज ये फोर्स अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। साइन से आपको थोड़ा सा समझना इजी हो जाएगा ये चीज। तो आपका जो फोर्स है दैट इज गिवन अ नेगेटिव साइन। अब हम बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम की, कि आपके पास जो मोमेंटम में चेंज आया वो कौन सी डायरेक्शन में आया। मोमेंटम की डायरेक्शन तो पॉजिटिव है, लेकिन चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है। दिस इज योर फाइनल मोमेंटम माइनस योर इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। जो आपका चेंज इन मोमेंटम है दैट इज नथिंग बट योर फाइनल मोमेंटम माइनस योर इनिशियल मोमेंटम। सो व्हाट वुड बी दिस, योर फाइनल मोमेंटम, बिकॉज योर फाइनल वेलोसिटी इज 0, सो योर फाइनल मोमेंटम दैट ऑल्सो टर्न्स आउट टू बी 0, क्योंकि आपके पास जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या है, वो है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, और क्योंकि आपकी फाइनल वेलोसिटी ही 0 है तो आपका फाइनल मोमेंटम भी 0 हो जाएगा, माइनस द इनिशियल। इनिशियल आपका ये है जो शुरू में इसकी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही थी, which served as the initial velocity for the retardation phase, and the product and its product with the mass. So that will be m into v. तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस mv आ रही है। दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम, दिस इज नथिंग बट मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विल बी नेगेटिव। तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम का जो डायरेक्शन आया है वो वही आया है जो फोर्स का डायरेक्शन था। So direction of force will always be same as the direction of change in momentum, and that is nothing but the direction of deceleration or the retardation existing in the system. आप ये ध्यान रखिए कि आपके पास सिस्टम में जैसे एक्सेलरेशन है, अब यहाँ पर कौन सी एक्सेलरेशन है, ऐसी एक्सेलरेशन जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम कर रही है, ठीक है, दैट मीन्स द एक्सेलरेशन विल बी अलॉटेड अ नेगेटिव साइन। तो फोर्स की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन हमेशा सेम रहेंगी। जो फोर्स की डायरेक्शन है, अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन फिगर आउट हो जाती है कि फोर्स की क्या डायरेक्शन है, वही आपकी चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन है और वही आपकी सिस्टम की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। सो दिस वाज द डायरेक्शन कंपैरिजन कि आपकी वेलोसिटीज का डायरेक्शन क्या है, मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। और ऐसा नहीं है कि आपके पास चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन और मोमेंटम की डायरेक्शन हमेशा ही कॉन्ट्राडिक्टरी या ऑपोजिट रहेंगी। इट इज नॉट ऑलवेज द केस। दिस इज वैलिड फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। अगर सपोज आपके पास इंस्टेड ऑफ रिटार्डिंग फोर्स एक एक्सेलरेटिंग फोर्स होता, अगर एक्सेलरेटिंग फोर्स होता तो ये सारी चीजें पॉजिटिव आती, फिर तो आपके पास किसी किसी सिचुएशन में मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शंस अलाइंड भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। तो दैट डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। बट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एम्फसाइज इज कि फोर्स, चेंज इन मोमेंटम और एक्सेलरेशन इनकी डायरेक्शन आपस में हमेशा सेम रहेगी। लाइकवाइज वेलोसिटीज और मोमेंटम उनकी डायरेक्शन आपस में हमेशा सेम रहेगी। उनकी डायरेक्शन कुछ सिचुएशंस में इनसे अलग हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में इनके साथ अलाइंड भी हो सकती है, राइट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अबाउट सम एग्जांपल्स जो आपको बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशंस में दिख जाते हैं ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट द फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ।
न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, राइट. इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं दैट चेंज इन मोमेंटम इज कंसिडर्ड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी. ठीक है, अभी ये फॉर्मूला से हमें क्या समझ में आता है, ये फॉर्मूला आपको क्या बताता है? This tells you that change in the momentum which can appear in any object which is undergoing a change in state, उसका जो change in momentum है that is the product of the force into the time. अब आप क्या कर सकते हैं, सपोज आपने किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज करना है, जैसे मान लो कोई चीज मोशन में है उसको रेस्ट पे लाना है तो वो चेंज इन मोमेंटम है, या कोई रेस्ट पे है उसको मोशन में लाना है वो भी चेंज इन मोमेंटम है. चेंज इन मोमेंटम को आपको लाने के लिए, in order to get a change in momentum, you need to have a force which is applied for a certain duration of time. तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप बहुत लार्ज फोर्स, आपके पास दो चॉइसेस हैं. देखिए आपकी चॉइसेस क्या हैं कि इस फॉर्मूला में अगर आप फोर्स को बहुत ज्यादा कर देते हैं, इफ यू मेक द फोर्स वेरी लार्ज एंड यू अप्लाई दैट लार्ज फोर्स फॉर अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम. देखिए, फॉर getting a certain amount of change in momentum, you can either increase the value of force and decrease the value of delta t. That is, you can apply a very large force for a very small duration of time, or you can apply a comparatively small force for a larger duration of time. Both ways, if you are going to change, you are going to get the same change in momentum. हमें मोमेंटम में बदलाव चाहिए, वो हम इन दोनों तरीकों से ले सकते हैं. कई बार कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पे आपका अप्लाइड फोर्स बहुत ज्यादा होता है, बट दैट लार्जर फोर्स एग्जिस्ट्स फॉर अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम. एंड समटाइम्स द फोर्स दैट यू आर अप्लाइंग दैट नीड्स टू बी ऑफ कंपैरेटिवली स्मॉलर ड्यूरेशन, but that is allowed to exist for a very long interval of time, comparatively long interval of time. उससे भी वही सेम चेंज ऑफ मोमेंटम आता है. एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे आपको बेटर समझ आएगा. जैसे कई बार होता है कि हम देखते हैं कि एक इंस्टेंट में ही फोर्स अप्लाई हो गया. इंस्टेंट में फोर्स अप्लाई होना मतलब द फोर्स इज गोइंग टू लास्ट फॉर वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड दैट ब्रॉट अ चेंज इन द मोमेंटम. जैसे सपोज आपने क्रिकेट में देखा होगा, जो आपका बैट्समैन होता है दैट हिट्स द बॉल इंस्टेंटली. ऐसा नहीं होता कि वो फोर्स अप्लाई करने में बहुत समय लगा रहा है, वो फटाफट से दे जस्ट हिट द बॉल. सो दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स which is exerted by the bat on the ball, that application is occurring in a very small duration of time. और उसके वजह से आपके पास मोमेंटम में एक चेंज आ गया. या जैसे आप कोई पिन लेते हैं और आप उसको जोर से एक बार हैमर से हिट करते हैं तो आपको उस पिन के मोमेंटम में चेंज दिखता है. वो स्टेशनरी होती है, इट कम्स टू रेस्ट, वो किसी भी चीज में पेनिट्रेट कर जाती है जहां पर भी आपने उसको फिक्स करना है. तो ऐसे कई सिचुएशंस होते हैं जहां फोर्सेस बहुत लार्ज हैं एंड दे आर एग्जिस्टिंग फॉर वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बट दे आर ब्रिंगिंग अ वेरी एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ चेंज इन द मोमेंटम. पर अभी हम कई जगह पर ऐसा देखते हैं कि जहां फोर्स हमें थोड़ा कम करना पड़ता है, और फोर्स कम करने का टेक्निक हमारा ये रहेगा कि हम टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, जिसके वजह से सिमिलर इफेक्ट, सिमिलर चेंज इन मोमेंटम आपको मिल जाए. देखते हैं कैसे. देखिए, आपने कई बार ये नोट किया होगा व्हाइल यू वॉच क्रिकेट, इफ यू आर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग क्रिकेट, या आपने खुद अगर आप खेलने के भी शौकीन हैं एंड यू प्ले क्रिकेट ऑफन, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा समटाइम्स व्हेन यू आर टेकिंग द कैच, समटाइम्स यू आर फील्डिंग एंड यू आर टेकिंग द कैच, तो उस वक्त अगर आपकी जो बॉल है, क्योंकि वो बहुत हाई मोमेंटम से आ रही है, जो आपकी बॉल है जिसको आपने कैच करना है वो ऑलरेडी एक इनिशियल मोमेंटम पर है. उसकी इनिशियल मोमेंटम क्या है, क्योंकि वो मोशन में और बहुत फास्ट आ रही है वो बॉल, तो उसका बहुत हाई मोमेंटम है. तो आपके पास जो बॉल है, क्योंकि वो कहीं से बहुत स्पीड से आ रही है, तो उसका एक इनिशियल मोमेंटम है विच इज mv, विच इज ऑफ वेरी हाई वैल्यू. वो बहुत हाई वैल्यू का मोमेंटम है. अब आपने उसको रोकना है, क्योंकि जो आपके पास फील्डर है हु इज इंटेंडिंग टू टेक द कैच, वो क्या कर रहा है, वो उसको रोक रहा है बॉल को. बेसिकली उसने रोकना है. आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि जो आपका फील्डर होता है, जस्ट द मोमेंट व्हेन द बॉल टचेस द हैंड, वो अपने हाथ को थोड़ा पीछे ले जाता है. वो ऐसे खड़े होकर नहीं कैच करता, वो थोड़ा ऐसे करके कैच करता है. द पर्सन ट्राइज और टेंड्स टू एक्सटेंड हिज हैंड इन अ लिटिल बैकवर्ड डायरेक्शन. वो थोड़ा पीछे ले जाता है अपने हैंड को और फिर आराम से कैच देता है. वो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हिज एक्सटेंडिंग ऑफ हैंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन?
Why is he extending the hand in the backward direction and allowing the ball to come in rest in a comparatively larger duration of time? देखिए उसने ऐसा क्यों करा? अगर वो अपने हाथ को ऐसे ही रखेगा, स्टेबल कंडीशन पे रखेगा, पीछे नहीं लेके जाएगा, विड्रॉ नहीं करेगा थोड़ा सा और ऐसे ही रखेगा, तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो फास्ट मूविंग बॉल आ रही है वो उसके पाम पे एकदम से उसके पाम पे हिट करेगी और बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि उसके पाम पे एक इंजरी आ जाए। आई मीन इस तरह से जो फील्डर है हु इज इंटेंडिंग टू टेक द कैच, उसके हाथ पे बहुत ज्यादा इंजरी आ जाएगी। इंजरी आने का कारण ये है कि वी हैव अंडरस्टूड, वी हैव सीन दिस फैक्ट इन द लास्ट वीडियो, दैट फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट that is directly proportional or that directly depends upon the velocity of the object. तो जो ऑब्जेक्ट आपका बहुत हाई वेलोसिटी से आ रहा है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करेगा तो बहुत हाई फोर्स एक्सर्ट करने वाला है उस ऑब्जेक्ट पे, बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से हिट करने वाला है। देखिए अगर आप एक स्लो मूविंग बॉल को पकड़ेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक बहुत स्पीड से आती हुई सेम बॉल को, सेम मास के, इसमें मास का कोई रोल नहीं है क्योंकि मास तो अनचेंज्ड है, अगर आप उसी बॉल को बहुत हाई स्पीड से आने देंगे और फिर पकड़ेंगे तो आपको जोर से लगेगी। अगर आप उसी बॉल को आराम से आने देंगे, मतलब स्लो, उस बॉल की वेलोसिटी ज्यादा नहीं है, स्पीड कम है, स्लो आ रही है वो बॉल, उसको पकड़ेंगे तो बहुत आपको चोट नहीं लगेगी, यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ इंजरी इन योर हैंड। बट हियर व्हेन यू आर रिसीविंग अ बॉल विच इज लाइकली टू बी coming at a very high velocity, you will definitely get injury in your palm. And there is only one way of saving yourself from that injury, that is just trying to withdraw your hand in a way that that object gets some time to come to rest. देखिए जब ऑब्जेक्ट ने, जब आपकी जो बॉल है, बॉल ने आपके पाम को टच किया, जैसे अगर आपने उसी वक्त उसको पकड़ लिया, दैट मीन्स मोमेंटम को जीरो होने में कितना समय दिया आपने? बहुत कम समय दिया। जब उस ऑब्जेक्ट ने आपके हैंड को जस्ट टच किया होगा उस वक्त जो इनिशियल मोमेंटम है वो बहुत हाई है और आपने साथ साथ ही उसको पकड़ भी लिया, दैट मीन्स आपने इस मोमेंटम को जीरो होने में जो समय लग रहा है, द टाइम इंटरवल विच इज बीइंग कंज्यूम्ड फॉर द मोमेंटम टू फॉल फ्रॉम दिस वैल्यू टू जीरो, दैट टाइम इज वेरी स्मॉल। तो आपके पास जो फोर्स रहेगा, जो वो बॉल फोर्स एक्सर्ट कर जाएगी आपके हाथ पे, वो बहुत ज्यादा रहेगा, बिकॉज आपके पास क्या है, चेंज इन मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डेल्टा टाइम, ठीक है ना। दिस इज सजेस्टेड बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो हम क्या करते हैं, हम ये डेल्टा टी, इस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं। हम उसे, जैसे वो हमारे हाथ को टच करती है, एट द सेम मोमेंट वी डोंट रियली ब्रिंग इट टू रेस्ट, वी कीप मूविंग अवर हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल। बॉल ऐसे आ रही है तो बॉल के साथ ही उसने टच करा, हमने भी अपना हैंड मूव करना स्टार्ट कर दिया। सो दैट मीन्स द ड्यूरेशन विच विल बी यूज्ड और कंज्यूम्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट विल वाइटली बी इंक्रीज्ड नाउ, वो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, जिसके वजह से द इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स ऑन योर पाम विल बी कंपैरेटिवली लेस नाउ। अब आप बहुत सेफली पकड़ पाएंगे उसको विदाउट गेटिंग एनी काइंड ऑफ इंजरी टू योर पाम। तो ये कारण होता है कि अगर आप इंस्टेंटेनियसली बॉल को एकदम से सामने से पकड़ लेते हैं तो यू विल गेट अ इंजरी, बट इफ यू एक्सटेंड योर हैंड एंड withdraw it in the direction of motion of the ball, then in that case you will get comparatively it will be very comforting for you. आपको इंजरी तो होगी ही नहीं और बहुत कंफर्टिंग सा रहेगा वो पूरा प्रोसेस आपके लिए। तो इस कारण से ऐसा किया जाता है। अच्छा, इसी कारण से आपने देखा होगा जो एथलीट्स हैं विच अंडरगो अ लॉन्ग जंप, हाई जंप, तो जहां पर भी लॉन्ग जंप या हाई जंप कंडक्ट किया जाता है वहां पे जो सरफेस होता है ऑन विच द एथलीट इज गोइंग टू कम एंड लैंड, दैट सरफेस इज नेसेसरीली सैंडी सरफेस लिया जाता है प्रेफरेबली। उसका कारण भी यही रहता है कि जब आपके पास जो पर्सन है, द एथलीट हु इज कमिंग विद अ वेरी हाई वेलोसिटी, वो बहुत हाई वेलोसिटी से आएगा तो फ्लोर पे या सरफेस पे जैसे उसका फीट टच होगा, फीट को टच होते ही उसकी बॉडी एकदम से रेस्ट पे नहीं आ जाएगी, क्योंकि सैंड है, सैंड के वजह से उसका फीट थोड़ा सा पेनिट्रेट कर जाएगा सैंड में और उसको रुकने में थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाएगा, जिसकी वजह से द फोर्स विच इज गोइंग टू बी एक्सर्टेड ऑन हिज नी, ऑन हिज बॉडी वुड बी लेस, तो उसको चोट नहीं आएगी। दैट इज अ वे ऑफ सेविंग दैट एथलीट फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड। जैसे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट किसी बहुत बहुत हार्ड सरफेस पे गिरता है, सपोज आपके पास कोई ग्लास टम्बलर है या कुछ भी ग्लास का बना हुआ है, एनीथिंग विच इज फ्रेजाइल, जो बहुत आसानी से टूट सके, अगर आप उसे किसी हार्ड सरफेस पे ड्रॉप कर देते हैं, हार्ड सरफेस पे ड्रॉप करते ही वो टूट जाता है,
बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन आप उसे कारपेट पे ड्रॉप करें या किसी सॉफ्ट सरफेस पे ड्रॉप करें, वहां पे वो टूटता नहीं है। उसका कारण भी यही है कि आपके पास सरफेस जो सॉफ्ट होगा दैट विल अलाउ सम सस्पेंशन, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है विच इज कमिंग विद अ वेरी हाई मोमेंटम, उसका मोमेंटम जीरो होने में समय लग जाएगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पेनिट्रेट करेगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर। The object which is coming with a very high velocity, it will take some it might take some time to come to rest because of the nature of the surface on which it is falling. तो उसके वजह से उसको रुकने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, जिसके वजह से उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा फ्रॉम द साइड ऑफ द सरफेस वो उतना ज्यादा नहीं होगा, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो टूटेगा नहीं, right? So these are some examples, these were some examples of Newton's second law of motion. And I hope you found this video useful. See you in the next video. Bye. Take care.